गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड की सेकेंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में बच्चों, केंद्रक के बारे में। केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि केंद्रक होता है वो पूरी कोशिका के ऊपर कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है, निर्देशित करता है। तो कोशिका के ऊपर कंट्रोल रखने का काम किसका होता है? केंद्रक के कारण होता है। और केंद्र के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। केंद्र के आधार पर कोशिका को कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी कोशिका? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी? प्रोकैरियोटिक। ये तो बोले ये ऐसे कभी आ रही है जा रही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। बोल के देखो जरा थोड़ा सा। अब प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? हेलो स्टूडेंट्स। प्रोकैरियोटिक सेल वो होगी जिसके अंदर केंद्रक का अभाव होता है तथा केंद्रक ये पदार्थ होता है वो क्रोमेटिन अवस्था में साइटोप्लाज्म के अंदर विसरित अवस्था में रहते हैं। इस अवस्था में विसरित अवस्था में रहेगा। क्रोमेटिन संठित संरचना होती है, जो क्या होती है, एक साइटोप्लाज्म में क्या होती है? विसरित अवस्था में रहती है, जिसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ। केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहा जाता है। केंद्रकाभ देख लो, या न्यूक्लियोइड कहा जाता है। अब न्यूक्लियोइड क्या होता है कि कोशिका द्रव्य के अंदर जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो संठित अवस्था में विसरित अवस्था में रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है? केंद्रकाभ कहा जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होता है? एक विकसित केंद्रक पाया जाता है। क्या होगा? विकसित केंद्रक। विकसित केंद्रक का मतलब हुआ जो इसके अंदर क्रोमेटिन पदार्थ है वो केंद्रक झिल्ली के द्वारा, एक स्पष्ट केंद्रक झिल्ली होती है डबल लेयर्ड, उसके द्वारा क्या होता है? घिरा हुआ रहता है। किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। अब प्रोकैरियोटिक सेल पाई किस किस में जाती है? किसके अंदर पाई जाती है? जैसे जीवाणु, विषाणु और नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, इसके अंदर क्या पाई जाती है? ये प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। और यूकैरियोटिक सेल सभी जीव जंतुओं में, सभी जीव जंतुओं में, जो उच्च श्रेणी के सभी जीव जंतु होती हैं उसके अंदर क्या पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। अब इस सेल की संरचना किस किस प्रकार की होगी? इसकी संरचना भी प्रोकैरियोटिक सेल अलग प्रकार की होगी और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? एक अलग प्रकार की सेल होती है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो इस प्रकार की होती है। जो इस प्रकार की एक सेल पाई जाती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उसके ऊपर क्या पाया जाता है? एक कैप्सूल पाया जाता है। क्या होता है? कैप्सूल होता है, कैप्सूल लेयर होती है। और जो अंदर की होती है वो क्या होती है?
सेल वॉल होती है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, एक डीएनए होता है। डीएनए के अलावा इसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है बच्चों? राइबोसोम। और मैंने कई बार भी बताया आपको कि राइबोसोम कौन से पाए जाते हैं? 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कौन से? 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। बैक्टीरिया के अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्या होते हैं? 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या होती है? आरएनए भी पाया जाता है, ऑयल ड्रॉप वगैरह पाई जाती है। ऑयल ड्रॉपलेट्स वगैरह भी पाई जाती है। एक इसमें फ्लेजिला फ्लेजिला टाइप क्या होती है, एक संरचना होती है। फ्लेजिला टाइप एक संरचना पाई जाती है। इस प्रकार की एक संरचना पाई जाती है। इसमें क्या होता है, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह इसका क्या होता है, अभाव होता है। यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, न ही हरित लवक वगैरह पाए जाते हैं। और इसमें राइबोसोम मिलेंगे, वो भी क्या होंगे, 70S प्रकार के होंगे। तो इस प्रकार की एक संरचना होगी, वो क्या होगी, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक प्रकार की एक संरचना पाई जाती है। सबसे पहले क्या होता है, एक कैप्सूल होता है। कैप्सूल के अंदर क्या पाई जाती है, एक सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल के अंदर क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इसका जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो संगठित अवस्था में पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ये होगा ना, वो क्या होगा, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड होता है, केंद्र काभ होता है, ये न्यूक्लियोइड अवस्था में होती है। इसके अलावा राइबोसोम, आरएनए, फ्लैजिला टाइप संरचना होती है। ठीक बच्चों, इस प्रकार की एक संरचना होती है। जबकि यूकेरियोटिक प्रकार की जो संरचना होती है, जो यूकेरियोटिक प्रकार की जो संरचना होती है, वो स्पष्ट इस प्रकार की संरचना, इस प्रकार की एक संरचना, जिसमें एक केंद्रक होता है जो डबल लेयर्ड होता है। डबल लेयर्ड होता है। इसके अंदर क्या होती है, पादप कोशिका के अंदर क्या पाई जाती है, केंद्र के चारों ओर रिक्तिका पाई जाती है। जबकि जंतु कोशिका के अंदर क्या होती है, ये रिक्तिका नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है या पाई ही नहीं जाती। इस प्रकार की इसमें क्या होती है, रिक्तिका पाई जाती है। इसके अलावा इसमें क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया,
हरित लवक, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएंगे, ये हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस प्रकार इसके अंदर एक संरचना मिलेगी। एक केंद्रक होता है स्पष्ट, दोहरी झिल्ली युक्त होगा, ये केंद्रक होगा, वो क्या होगा, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। केंद्रक होता है दोहरी झिल्ली युक्त होता है। और केंद्र के अंदर क्या होता है, एक केंद्रिका पाई जाती है। केंद्र के अंदर क्या पाई जाती है, एक केंद्रिका पाई जाती है। तो इस प्रकार की संरचना होती है। और जो ये क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरफेज अवस्था के अंदर एक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, इसलिए इसे क्रोमेटिन स्टेज भी कहा जाता है। क्रोमेटिन अवस्था कब दिखाई देती है, इंटरफेज अवस्था के अंदर दिखाई देती है। अब आते हैं केंद्रक के ऊपर। अब केंद्रक होता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ट्रेडिस्केंसिया की सेल में किस खोज की थी, किसकी सेल में, ट्रेडिस्केंसिया की सेल के अंदर, ट्रेडिस्केंसिया की सेल के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सबसे पहले केंद्र को देखा था। तो केंद्र की खोज का श्रेय सबसे पहले किसको दिया जाता है, रॉबर्ट ब्राउन को। रॉबर्ट ब्राउन को 1831 में किसने खोजा, ट्रेडिस्केंसिया की सेल के अंदर इसने सबसे पहले देखा था। और दूसरा आता है स्लीडन ने 1838 में, 1838 के अंदर केंद्र के अंदर एक केंद्रिका को देखा था। किसने देखा था, स्लीडन ने। तो स्लीडन ने 1838 में केंद्रिका की खोज की। तो केंद्रिका की खोज किसने की थी, स्लाइडन ने इसकी खोज की थी। एक अन्य वैज्ञानिक हुए थे हेमरलिंग। कौन से, हेमरलिंग। तो हेमरलिंग ने बताया कि उन्होंने देखा कि एक कोशिकीय शैवाल है जिसका नाम था एसिटी बुलेरिया। एसिटी बुलेरिया एक कोशिकीय शैवाल था। उस एक कोशिकीय शैवाल के अंदर उन्होंने देखा कि सारा का सारा जो कंट्रोल होता है सेल के ऊपर वो किसके द्वारा होता है, केंद्रक के द्वारा होता है। तो उन्होंने बताया कि केंद्रक के द्वारा ही पूरी की पूरी सेल के ऊपर कंट्रोल किया जाता है, केंद्रक के द्वारा ही निर्देशित किया जाता है, केंद्रक के द्वारा ही नियंत्रण किया जाता है। तो ये सबसे पहले किसने बताया, हेमरलिंग ने बताया था कि सबसे ज्यादा कंट्रोल केंद्रक के द्वारा होता है। अब आते हैं अपने केंद्र की स्थिति के बारे में। अब केंद्र की स्थिति होती है वो किस प्रकार की होती है, तो सभी कोशिकाओं में केंद्र की स्थिति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। पादपों में ज्यादातर केंद्र परिधि की ओर पाए जाते हैं। जंतुओं के अंदर केंद्र क्या होता है, मध्य में पाया जाता है। कुछ के अंदर नील हरित शैवालों में जो क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, आधारीय भाग पर पाए जाते हैं। तो इनकी स्थिति भी क्या होती है, अलग अलग होती है कि कोई केंद्र के अंदर मिलेगा, कोई परिधि की ओर मिलेगा। कुछ नील हरित शैवालों में क्रोमेटिन पदार्थ नीचे की तरफ पाए जाते हैं, आधार भाग में पाए जाते हैं। ठीक, अब आती है केंद्र की संख्या। केंद्र की संख्या भी क्या होती है, अलग अलग तो होती है, क्योंकि सभी जरूरी नहीं कि प्रत्येक कोशिका के अंदर एक ही केंद्रक हो। सामान्य रूप से तो एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं होती है
जैसे पादपों के अंदर परिपक्व चालनी नलिका होती है, उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी के अंदर भी क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी और चालनी नलिका में केंद्रक पाए नहीं जाते, लेकिन जिसके अंदर पाए जाते हैं केंद्रक की संख्या अलग अलग होती है। वैसे सभी पादपों में, जीवों के अंदर एक सेल के अंदर कितने कोश केंद्रक मिलेंगे, एक ही सेल केंद्रक पाया जाता है। लेकिन कुछ शैवाल ऐसी होती है, जैसे वाउचेरिया, वाउचेरिया एक शैवाल होती है। उसके अंदर क्या होता है कि केंद्रक बिखरी हुई अवस्था में रहते हैं। केंद्रक क्या होते हैं, बिखरी हुई अवस्था में रहते हैं। इस प्रकार का शैवाल होता है एक। तो केंद्र क्या होंगे, इसके अंदर कोशिका के अंदर बिखरी हुई अवस्था में रहते हैं। तो ये बहुकोशिकीय शैवाल होते हैं। उसके अंदर एक ही कोशिका होती है और एक कोशिका के अंदर हजारों की संख्या में क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है, सहकोशिकीय संरचना। सहकोशिकीय संरचना, इस प्रकार की संरचना को क्या कहा जाता है, सहकोशिकीय संरचना कहा जाता है। क्योंकि इसके अंदर एक ही कोशिका के अंदर सैकड़ों की संख्या में केंद्रक बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की कोशिका क्या होती है, सहकोशिकीय संरचना होती है। कुछ होते हैं प्रोटोजोआ, जैसे सीलिएट प्रोटोजोआ। सीलिएट प्रोटोजोआ के अंदर क्या होता है, दो केंद्रक पाए जाते हैं। एक बड़ा केंद्रक मिलेगा, एक छोटा केंद्रक मिलेगा। तो इसके अंदर सीलिएट प्रोटोजोआ में दो केंद्रक होते हैं। हमारी जंतुओं की कोशिका में, ज्यादातर पादप की कोशिका में क्या होता है, एक कोशिकीय संरचना मिलेगी। और कुछ शैवाल, वाउचेरिया वगैरह, इसके अंदर क्या होती है, सहकोशिकीय संरचना पाई जाती है। बहु केंद्रक मिलते हैं, काफी संख्या में केंद्रक मिलते हैं। तो बच्चों आज अपने पढ़े केंद्रक के बारे में कि केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। केंद्र के अंदर केंद्रिका को किसने खोजा, स्लीडन ने खोजा था 1838 में। हैमरलिंग ने बताया कि सभी कोशिका के ऊपर सभी कंट्रोल होते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं, केंद्रक के द्वारा होते हैं। केंद्र की स्थिति क्या होती है, लगभग सभी कोशिकाओं में अलग अलग केंद्र की स्थिति पाई जाती है। केंद्र की संख्या भी क्या होती है, अलग अलग शैवालों के अंदर, अलग अलग जंतुओं में इनकी संख्या भी अलग अलग पाई जाती है। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के ऊपर टिप्पणी लिखिए, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो इसके बारे में भी पढ़ा अपने कि केंद्र के आधार पर इनको अलग अलग प्रकार की सेल होती है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट अपने इसके बारे में कल पढ़ेंगे, केंद्र के बारे में कि केंद्र के कार्य किस प्रकार होते हैं, सेल के ऊपर ये किस प्रकार कंट्रोल करता है। ठीक बच्चों।